ढूंग बेचो माटी बेची बेची खे बजाणी लिस खोपी खोपी मेरी उधेड़ी देखाल न्योली चाचरी झड़ छपेली बेचा मेरा बेची दिया रड़ो घाणी ठंडो पानी ठंडी बयाल पत्थर बेचे मिट्टी बेची बेचे जंगल हरे बांझ के लीसा गडांग के घाव से दी गई खाल मेरी उतार संगीत गीत सब बेच दिए मेरे इन सुमधुर कंठों का सुर बेच दिया सब बेच दिया ठंडा पानी ठंडी बयार। गिरदा की ये पंक्तियां उत्तराखंड के आज के हालातों पे काफी सूट करती हैं। उत्तराखंड शुरू से ही अपने जल जंगल जमीन के लिए लड़ता आ रहा है। यहाँ के जंगलों के कटान की खबरें, जंगलों में आग लगने की घटनाएं आपको सामान्य रूप से सुनने मिल जाएंगी। पहाड़ों के लिए जंगल कितने जरूरी हैं, ये तो रैणी गांव ने पहाड़ियों को सिखा ही दिया है। लेकिन इसके बावजूद भी लोग जंगलों की अहमियत नहीं समझ पा रहे हैं। लोगों के बीच इन्हीं जंगलों के प्रति जागरूकता लाने का काम कर रहे हैं पिथौरागढ़ में रहने वाले मनोज मतवाल। अब इन्हें मनोज मतवाल कहें या मनु डफाली, ये तो हम इन्हीं से जानेंगे। इससे पहले आपको बता दें कि मनु डफाली ने हरेला सोसाइटी नाम से एक एनजीओ चलाया है, जिसके थ्रू वो लोगों को पर्यावरण के बारे में जागरूक कर रहे हैं। मनु डफाली पर्यावरण संरक्षण के साथ स्थानीय स्वरोजगार की ओर भी कदम बढ़ा रहे हैं। तो आइए मनु डफाली से ही जानते हैं उनकी पर्यावरण संरक्षक बनने की कहानी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं, आज हमारे साथ जुड़े हैं मनोज डफाली, जो हरेला सोसाइटी के फाउंडर है और हरेला सोसाइटी के थ्रू पहाड़ों में पर्यावरण को लेकर जागरूकता फैला रहे हैं। तो सर, जैसे कि हमने आपका फेसबुक अकाउंट देखा, तो आपके नाम के आगे मनोज डफाली, मनु डफाली, वैसे आपका नाम मनोज मतवाल है। और जितने भी हरेला सोसाइटी से जुड़े लोग हैं, उनके नाम के पीछे कहीं ना कहीं डफाली शब्द उन्होंने प्रयोग किया हुआ है। तो डफाली का अर्थ क्या है और कैसे ये स्टार्ट हुआ आप लोगों के नाम के पीछे यूज होना? थैंक यू रक्षिता, एंड थैंक यू फॉर योर प्लेटफॉर्म कि आपने मुझे मौका दिया बात करने का। तो जहाँ तक मेरे नाम की बात है, मेरे हाँ दो नाम अभी बन चुके हैं। एक है जो मुझे मेरे घर से मिला है, दैट इज़, या फैमिली का नाम कह सकते हो, ऑफिशियल नाम, दैट इज़ मनोज मटवाल। दूसरा नाम आप कह सकते हो जो मुझे समाज ने दिया है, दैट इज़ मनु डफाली। डफाली का मतलब होता है जो घूमते रहते हैं, और हु वांट्स टू नो अ लॉट अबाउट द वर्ल्ड, जो जानना चाहते हैं कि अलग अलग चीज़ें कैसे काम करती हैं, व्हाट इज़ थिंग्स अबाउट लाइफ, और उन्हें घूमना बहुत बड़ा पसंद होता है। तो डफाली शब्द कुछ कुछ वैसा ही है। और अगर आप इसकी उत्पत्ति में जाओगे तो शायद डफाली शब्द डफिया से लिया गया है। डफिया इज मोनाल एक्चुअली। तो मोनाल जो घूमते रहती है पहाड़ों में और ये सारी चीज़ें, तो शायद डफिया शब्द वहीं से आया, जो डफाली में कई, डफाली एक पहाड़ी शब्द है जो पिथौरागढ़ की कुछ घाटियों में इस शब्द को बोला जाता है जब हम आम पहाड़ी बात करते हैं। तो ये शब्द हमने वहीं से उठाया है, बिकॉज मुझे घूमना बहुत पसंद है। तो हरेला में ऐसे बहुत से वॉलंटियर्स हैं जो इस शब्द के साथ अपनी रिजेम्बलेंस देखते हैं, और वो भी अपने नाम के साथ ये सब लिखते हैं। ऐसा ही है। तो सबसे पहले हरेला सोसाइटी बनाने का आइडिया आपके पास कैसे आया और कैसे इसकी शुरुआत हुई और आज ये सोसाइटी किस मुकाम पे पहुंच गई है और क्या क्या काम कर रही है? हरेला सोसाइटी शुरू करने का ऐसा ये था कि मैं एक पार्ट टाइम मरीन बायोलॉजिस्ट भी हूँ, कह सकते हैं। तो मैं इनफैक्ट अभी भी एक प्रोजेक्ट में अभी कुछ एज ए कंसल्टेंट आया हुआ हूँ, जहाँ पे मैं समंदर में दुनिया की सबसे बड़ी मछली व्हेल शार्क जिसे बोलते हैं, उस पर काम करने आया हुआ हूँ। तो मैं आज से 10-12 साल पहले भी एज अ रिसर्चर इसमें काम करता था। तो मैं बीच में घर आता रहता था। तो आई रिमेम्बर एक बार जब मैं आया था, तो वहाँ पे हमारे पिथौरागढ़ शहर में एक छोटा सा गधेरा बहता है, गाड़ बहती है, जिसको हम लोग रई गाड़ बोलते हैं। और अभी हम लोगों ने पता किया था उसका एक पुराना नाम इक्षुवती भी है। तो जब मैंने उसके हाल देखे, तो दैट वाज वेरी पैथेटिक। मतलब वहाँ पे पूरा मग भर गया हुआ था, पूरा पानी पल्यूट हो गया था। और मैंने उसी गधेरे में, उसी गाड़ में सबसे पहली बार मछलियाँ पकड़ी।
मैंने तैरना सीखा, तो ये सब कुछ था। तो मुझे हमेशा से ये लगता था कि ये जो रिसोर्सेज़ हैं, ये जो चीज़ें हैं, ये हम छीनते जा रहे हैं और आने वाली जनरेशन के लिए शायद कुछ रह नहीं जाएगा देखने के लिए। इवन अभी भी हम कई बार आज की जनरेशन से जब हम बात करते हैं कि क्या आपको तैरना आता है? क्या आपने मछलियाँ देखी हैं? क्या आपको रई गाड़ के बारे में पता है? तो लोगों को नहीं पता रहता है, जबकि वो बीच शहर से गुज़रती है लगभग कह सकते हैं। अब तो वो नाला बन चुकी है। तो ज़हन में था जैसे जंगलों में आग लगती है हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा, तो हमेशा से ये था कि यार मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ या फिर मैं इसमें क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ? क्योंकि मेरी पढ़ाई-लिखाई वन्य जीवन के ऊपर, फ़ॉरेस्ट्री के ऊपर रही है पूरी। तो वो करने का भी रीज़न यही था क्योंकि मैं इस फ़ील्ड में कुछ करना चाहता था किसी भी तरह से। तो अब क्योंकि पिथौरागढ़ मेरा घर है, तो वहाँ पे अगर ये सारी चीज़ें होंगी तो मन तो हमेशा से ही करता था कि कुछ ना कुछ किया जाए। तो इस तरह की जो चीज़ें जब देखी आस-पास तो दैट वाज़ द मोटिवेशन हरेला शुरू करने को लेके। और और पिछले 10 सालों में हम कहीं नहीं पहुँचे हैं सच कहूँ तो, हम बस कोशिश में लगे रहते हैं कुछ-कुछ करने की। जिसमें जंगलों में लगने वाली आग के ऊपर कोशिश करते हैं। बहुत कुछ हो तो नहीं पाता है। ऐसी वो जो जिस गधेरे और जिस गार्ड की मैं बात कर रहा हूँ, उसपे भी हम लोग करते हैं कुछ कोशिश लोगों को अवेयर करने की और जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, उनसे बात करने की कि हमें समझना पड़ेगा कि आप सब चीज़ के बिना रह सकते हैं, लेकिन बिन पानी के कैसे होगा, बिन हवा के कैसे होगा, है ना? तो अभी भी पिथौरागढ़ शहर का की पॉपुलेशन को बहुत बड़ा हिस्सा जो है पानी रेगाड़ का पीता है और वो पानी इतना पॉल्यूट हो गया है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं उत्तराखंड की राजधानी कह सकते हैं हम लोग पीलिया के केसेस में जो हमारे यहाँ जॉन्डिस होता है बहुत कॉमन है पिथौरागढ़ में। और उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है वो पॉल्यूटेड वाटर जिसके बारे में कोई सोचता नहीं है। तो खैर लोग अभी भी बीमार पड़ रहे हैं और हालत ख़राब है। तो हम बस अपनी ओर से कुछ अपने लेवल पे कोशिश कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो पहुँचे तो कहीं नहीं है, कोई मुकाम-वुकाम कुछ नहीं है, पर लगे रहते हैं हम अपने हिसाब से। तो कहीं न कहीं पर्यावरण को लेके आज भी लोग जागरूक नहीं हैं। आज भी किसी को अपनी जंगल, ज़मीन, पानी की इतनी ज़्यादा परवाह नहीं है। और जैसे गिरधा काफ़ी साल पहले कह गए थे कि हमारी मिट्टी भी बेच ली, हमारा पानी भी बेच लिया। तो कहीं न कहीं वो कहावत आज की डेट में, आज की जनरेशन में फिट होती दिखाई दे रही है। और जैसे आज के लोग हैं, आज की जनरेशन है, वो अपने नाम के आगे कि माउंटेन लवर, नेचर लवर ये सब तो लगा लेती हैं, बट कहीं न कहीं वो इस बात को फ़ील नहीं कर पाते, इस बात को अपने से रिलेट नहीं कर पाते कि किस तरह से पर्यावरण हमारे लिए ज़रूरी है, माउंटेन्स हमारे लिए ज़रूरी है, यहाँ का पानी, यहाँ का जंगल हमारे लिए इतना ज़रूरी है। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? देखो रक्षिता इसमें 2 बात है। पहली बात तो ना जहाँ तक आपने अवेयरनेस की बात करी, मुझे नहीं लगता कि मुझे आज तक कोई ऐसा आदमी नहीं मिला है रक्षिता जो ये बोले कि पेड़ काटना अच्छी चीज़ है या कोई ये बोले कि गंदगी करना अच्छी चीज़ होती है या मुझे कोई ऐसा आदमी नहीं मिला आज तक जो बोले कि जंगलों में आग लगाना अच्छी चीज़ होती है। हम लगाते हैं अलग बात है, हम गंदगी करते हैं अलग बात है। या इवन आज भी अगर मेरे घर से मुझे फ़ोन आता है, शायद आपको भी फ़ोन आता होगा अपने घर से, तो पहला जो क्वेश्चन आपके घर से पूछते होंगे, पता क्या कहते होंगे? और रक्षिता मौसम कैसा हो रहा है वहाँ? तो सबको पता है कि क्लाइमेट चेंज अ बिग रोल इन आवर डे टू डे लाइफ। गर्म तो नहीं हो रहा बहुत ज़्यादा, ठंडा हो रहा है आजकल। अब वो अलग बात है उस लेवल पे बात ना करें, लेकिन हर किसी को सबकॉन्शियसली कॉन्शियसली पता होता है कि कम से कम पर्यावरण को लेके क्या चीज़ सही है और क्या गलत है। ओनली प्रॉब्लम विद अस विद द ह्यूमैनिटी मुझे खुद के साथ लगती है। हम सबको ये लगता है रक्षिता कि कोई है जो सब कुछ ठीक कर देगा। मतलब नदियाँ खराब हो रही हैं, पानी नहीं है पीने के लिए, जंगलों में आग लग रही है, लेकिन कोई है जो ठीक कर देगा। और अनफॉर्चुनेटली आज तक मुझे 15-20 साल हो गए इस फील्ड में, मुझे आज तक वो बंदा नहीं मिला जो करने वाला है सब कुछ ठीक। और दूसरा प्रॉब्लम जो मुझे लगता है, चाहे वो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हो, चाहे वो प्लांटेशन को लेकर हो, चाहे वो फॉरेस्ट फायर को, हम लोगों ने जो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है ना, वो फॉर्मेलिटीज़ में ढूँढ लिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहेंगे पेड़ खत्म हो रहे हैं, तो ठीक है फॉर्मेलिटी के लिए पेड़ लगा देते हैं, 3-4 फ़ोटो खींच लेते हैं। फिर वो पेड़ बचे, मरे, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे ही सफाई की बात कर लेते हैं तो आपको पता ही है, झाड़ू पकड़ के फ़ोटो खींच लेते हैं, है ना? हम एक जगह से कूड़ा इकट्ठा करके सोचते हैं कि हमने बड़ी सफाई कर दी, लेकिन वो कूड़ा गायब थोड़ी हो जाता है। आपने एक जगह से कूड़ा इकट्ठा करा, उसको कहीं फेंक दिया। अच्छा, मुझे आज तक दुनिया में ऐसी दूसरी कोई जगह नहीं मिली जहाँ आप कह सकते हो हमें कूड़ा फेंकना चाहिए। क्या तुम बता सकते हो आप मुझे कि वो पूरे
वो विश्व में कोई ऐसी जगह हो सकती है जहाँ की कूड़ा फेंका जाना चाहिए, लेकिन हम करते हैं तो एक जगह को साफ करके कहीं और फेंकते हैं। कूड़े को हम हमारा प्रबंधन हमारा नील है। तो प्रॉब्लम ये है कि अगर हम सॉल्यूशंस की बात करें तो हम सॉल्यूशंस के आंसर हम लोगों ने व्यक्तिगत लेवल पे भी और ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे भी और पॉलिटिकल लेवल पे भी हमने फॉर्मेलिटीज में ढूंढ ली हैं। अगर आप ग्लोबल लेवल पे बात करो तो आज ये समिट है, आज वो समिट है, पर्यावरण को लेकर बड़े-बड़े दिग्गज बैठ गए हैं। बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे भी फॉर्मेलिटी होते हैं, उसके अलावा कुछ होता नहीं है धरातल पे। फ़ोटो आ जाती हैं, रिपोर्ट छप जाती हैं, बट सच बहुत अलग है। सच है और ये इतना डिफ़िकल्ट नहीं है सच कहूँ तो, बट बात है कि एक्सेप्ट करना और ये समझना कि कोई नहीं आने वाला है बचाने के लिए, कोई नहीं आने वाला है ठीक करने के लिए। अगर आपने कोई चीज़ें खराब की है ना, आपको ही ठीक करना पड़ेगा, एक। और दूसरी चीज़ जो आपने रिलेटेबिलिटी की बात करी ना कि हम आज की जनरेशन ये लिख देती है और वो लिख देती है और उसके बाद लेकिन वो करते कुछ नहीं है। उसका रीज़न जनरेशन का खुद का एक खुद का उनका जो भी इश्यू रहा है, लेकिन उसके पीछे हम लोग हैं। मैं आपको एक वो बताता हूँ, एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। जैसे वो जो मैं रही गार्ड की बात कर रहा हूँ, जिस पे हम कोशिश करते हैं कि हम कुछ करें। मैं उसके लिए क्यों सेंसिटिव हूँ पता है? वो मैं इसके लिए इसलिए सेंसिटिव हूँ क्योंकि मैंने बचपन में उसमें तैरना सीखा और वो तैरता सीखते-सीखते मैं समुद्र में आ गया हूँ आजकल और मैं मतलब यहाँ काम करता हूँ। मैंने सबसे पहली मछली वहाँ पकड़ी। तो आज मैं दुनिया की सबसे बड़ी मछली पे भी काम करने का मुझे मौका मिलता है। बट प्रॉब्लम इज़ आपके पास क्या है? अगर मैं आपको वहाँ ले जाऊँगा तो वो गंदा पानी है। आप उसमें तैरना नहीं चाहोगे। वहाँ मछलियाँ नहीं हैं। तो कनेक्टिविटी खत्म हो गई है। आप किस चीज़ के लिए सेंसिटिव है पता है आपकी जनरेशन या इवन मैं भी कुछ हद तक, वो हम इस चीज़ के लिए सेंसिटिव है। क्योंकि ये हमारे पास रहता है, हम इसे देख सकते हैं, हम इसे फ़ील कर सकते हैं। तो आप टेक्नोलॉजी के लिए सेंसिटिव हैं, आप सोशल मीडिया के लिए सेंसिटिव हैं क्योंकि आप उसी से इंटरैक्ट होते हैं। मेरी जनरेशन या मुझसे हमसे जो बड़े हैं, हम थोड़े बहुत सेंसिटिव जंगलों के लिए या फिर उनके लिए इसलिए हैं क्योंकि हमारा इंटरैक्शन उन चीज़ों से ज़्यादा था उस समय, जो अभी खत्म कर दिया हमने। तो हम लोगों ने कुछ छोड़ा नहीं आने वाली जनरेशन के लिए, तो फिर वो क्यों सेंसिटिव होने लगे उस सब चीज़ों के लिए? हाँ, वो सेंसिटिव हैं, मैं बता रहा हूँ, वो सेंसिटिव टैबलेट्स के लिए हैं, मोबाइल फ़ोन्स के लिए हैं, क्योंकि वो उन्हीं चीज़ से इंटरैक्ट करते हैं। मेरा इंटरैक्शन बचपन में जिन चीज़ों से हुआ, मैं उनके लिए अपने हिसाब से सेंसिटिव हूँ थोड़ा बहुत उन सब चीज़ों के लिए। तो एक रीज़न ये भी है कि रिसोर्सेज़ के साथ हमारे इंटरैक्शन अब उस तरह से नहीं होता जैसे पहले होता था। तो जैसे आज के डेट में आपने बात की कि लोग समझते नहीं हैं कि लोग इंटरैक्ट नहीं हो पाती है चीजों के साथ। हम लोग बचपन से हमने नहीं देखे इतने गाड़ गधेरे, या जो लोग सिटीज में रहे हैं, पहाड़ी भले ही वो हो, बिलोंग करते हो पिथौरागढ़ से, नैनीताल से, अल्मोड़ा से, पौड़ी से, कहीं से भी, बट वो सिटीज में रह रहे हैं, दिल्ली जैसी जगहों पे रह रहे हैं, मुंबई जैसी जगहों पे रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो पहाड़ों से रिलेट नहीं कर पाते, उनका दर्द नहीं समझ पाते, उनको फील नहीं कर पाते, वहां की नदियां, गाड़ गधेरे कुछ नहीं फील कर पाते। तो जैसे लोग ऐसा कहते हैं कि हमारे उत्तराखंड की रीढ़ की हड्डी हमारा पर्यटन है, और जो लोग इन शहरों से हमारे पहाड़ों की तरफ आ रहे हैं, आधे से ज्यादा कूड़ा कचरा कहीं ना कहीं वो करते हैं। भले ही वो अपने आप को माउंटेन लवर बताते हों, नेचर लवर बताते हों, बट कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में कूड़ा कचरा वो भी जो हमारे यहाँ पर्यटक आ रहे हैं वो भी कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में जो हमारे उत्तराखंड में जो हमारी रीढ़ की हड्डी है टूरिज्म, कहीं ना कहीं ओवर टूरिज्म की वजह से हमारा उत्तराखंड सफर करने वाला है? सफ़र कर ही रहे हैं हम लोग टूरिज़्म की वजह से या और सब चीज़ों की वजह से। लेकिन देखिए मैं फिर रक्षिता बोलता हूँ कि टूरिस्ट पहले तो चलिए इनके बारे में बात करते हैं जो लोग पहाड़ के हैं लेकिन बाहर रहते हैं या फिर पहाड़ों के नहीं हैं बट उनको माउंटेन्स पसंद है। देखिए पहाड़ पसंद होना, माउंटेन पसंद करना इट्स वेरी नेचुरल थिंग। वो इसलिए नेचुरल है क्योंकि हम नेचर के ही तो पार्ट हैं। हम मतलब अलग कैसे हो सकते हैं? हम नेचर ही तो है ना, ह्यूमन इज़ नॉट डिफरेंट फ्रॉम नेचर, हम उसी के पार्ट हैं। तो किसी को पानी अगर पसंद है, माउंटेन्स पसंद है, उसे साफ हवा पसंद है, ये तो बहुत नेचुरल इंस्टिंक्ट है, राइट? हर किसी को पसंद आएगा ना। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? मैं दिक्कत पे फिर भी बता रहा हूँ। दिक्कत ये है कि और ऐसा नहीं है, फिर बता रहा हूँ। देखिए, आप अपने घर के अंदर तो कूड़ा नहीं करते हैं ना, तो आप घर के बाहर कूड़ा क्यों करने लग जाते हैं? तो कूड़ा नहीं करना चाहिए, गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, ये तो सबको पता है। बट प्रॉब्लम वही है कि जब मैं खुद या कोई और जब कूड़ा फेंकता है ना, तो हमारे ज़हन में वही चीज़ होती है कि कोई है जो उठा के सही कर देगा, कोई है जो कर लेगा, है ना? या फिर यहाँ पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वी आर एक्चुअली
वी लाइक दोज प्लेसेस, चाहे वो आप पहाड़ में रहें या ना रहें, आपको जगहें पसंद है, कोई डाउट नहीं उस चीज़ को लेकर। लेकिन हमारा जो माइंडसेट है ना कि अगर हम कुछ गलत गड़बड़ भी कर रहे हैं तो समबडी विल टेक केयर ऑफ इट, वो जो एटीट्यूड है वो बहुत खराब है। और दूसरा हमारा एक एटीट्यूड ये भी रहता है कि मेरे अकेले करने से क्या हो जाएगा। मतलब जैसे मैं अपना कूड़ा मैनेज करता हूँ तो कई लोग पूछते हैं तेरे करने से क्या हो जाएगा, तू दुनिया तो कर रही है। तो ये भी एक बड़ा अजीब सा है कि अरे भाई जब सब करेंगे थोड़ा थोड़ा, मुझे देख के कोई और करेगा तभी तो कुछ लेवल का रुकेगा। अगर आप इंडिविजुअल लेवल पे चलो छोड़ो ना करे ना भी करे, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे अगर हम एक साल भर का कूड़ा अपना देखें तो कितना ज़्यादा कूड़ा होता है ना? लेकिन उस लेवल पे कोई सोचना ही नहीं चाहता है। मैं फिर बता रहा हूँ, हम हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन या तो किसी और के फॉर्म में देखते हैं या फिर हम इस फॉर्म में देखते हैं, फॉर्मेलिटी के फॉर्म में। तो एक चीज़ तो ये है, बाकी मुझे किसी से दिक्कत नहीं है कि पहाड़ों में आए या फिर ये आए, वो सबको आना चाहिए, जहाँ उनको मन करता है वो घूमें। बट वी शुड फील रिस्पॉन्सिबल कि अगर आप कहीं पे आए हैं और इसलिए आए हैं कि वो जगह सुंदर है, तो वो जगह सुंदर ही बनी रहनी चाहिए, सो दैट फॉरगेट अदर्स, सो दैट आप अगली बार आए अपने दोस्तों को लेकर या खुद, तो आपको वो जगह वैसे ही मिले। तो कुछ कॉमन सेंस, हाँ, एक और प्रॉब्लम मुझे जो खुद के साथ सबके साथ लगता है कि हमने कॉमन सेंस को बहुत पहले तिलांजलि दे दी है। मतलब वी डोंट यूज़ वेरी कॉमन सेंस कि भई वही मैं बोल रहा हूँ कि हमको पता है कि मतलब पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए, मतलब बहुत कॉमन चीज़ है, आपको ऑफ ही तो करना है, आपको कूड़ा जेब में तो डालना है, बट ये बेसिक सेंस भी हम लोग फॉलो नहीं करते हैं। और यही चीज़ हम फॉलो करने लग जाते हैं जब हम विदेश में जाते हैं या कहीं जाते हैं, तो वहाँ पता नहीं कैसे वो सेंस आ जाता है। आई नो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, आस-पास साफ है, तो वो सारी चीज़ें हैं, तो वो चीज़ है। कहने का मतलब, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है हाँ, कि विदेशी बहुत अच्छे होते हैं और हम बुरे, हम अपनी जगह बहुत सही हैं, वो आप छोड़ दी वो उस पे अलग डिस्कशन कर सकते हैं कभी। बट हमें ये सोचना पड़ेगा कि अगर मेरा घर सिर्फ मेरे घर तक नहीं, वो पहाड़ों में भी है, वो पूरे उत्तराखंड में है, वो पूरे कंट्री में है, और हमें उसे जो जिस भी तरीके से हम कंट्रीब्यूट कर सकें, हमें वो सही करना चाहिए। और दूसरी बात आपने बोली थी कि टूरिज़्म की वज़ह से हमें दिक्कत हो रही है या हो रही है। हो ही रही है ना, जैसे हम केदारनाथ के जो हम कर रहे हैं। आई मीन सच में लोगों को बहुत दिक्कत हो रही होती है वहाँ पहुँचने में, लेकिन जस्ट टू शो, अभी तो दूसरा ये भी हो गया ना कि आपको पहाड़ से पसंद हो या ना हो, ट्रैकिंग पसंद ना हो, लेकिन एक जो सोशल मीडिया का जो नशा हम सब में है, जब मैं ये बोलता हूँ तो मैं भी इसमें आता हूँ, ओके? तो हम जो नशा है ना हमारे अंदर, वो बड़ा खतरनाक है। हमें वांट टू शो इट कि मैं यहाँ पहुँच गया, वहाँ पहुँच गया। आपकी साँस फूल होगी, आपकी हालत खराब होगी, लेकिन आप दिखाते हैं आई एम एन्जॉयिंग दिस, आई एम एन्जॉयिंग दैट। अब उस शो ऑफ के चक्कर में फिर दूसरी भीड़ जुड़ती है और वो फिर पूरा का पूरा तमाशा वहाँ पे खड़ा होता है, और उस वजह से फिर, और दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि जो एजेंसीज़ ये करना चाहती हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये कोई स्टेट चाहता है कि हमारे यहाँ टूरिस्ट आए, तो आप उसके लिए तैयार ही नहीं होते हैं। आप एक वैसे ही हिमालय हमारा इतना फ्रेजाइल इकोसिस्टम है, मतलब वहाँ की लिमिट है ना, हर जैसे एक कमरे की लिमिट होती है, इसमें 4 लोग, 2 लोग रह सकते हैं। ऐसे हमारे उत्तराखंड की या किसी भी जगह की लिमिट होगी, वहाँ एक सर्टेन लेवल के लोग ही, नंबर ऑफ पीपल आ सकते हैं। लेकिन जस्ट टू मेक मनी हम कुछ भी अलाउ कर देते हैं, किसी भी लेवल पे अलाउ कर देते हैं। आप तैयार ही नहीं होते हैं उन सब चीज़ों के लिए जिस चीज़ को आप वेलकम कर रहे हैं कि भई आइए उत्तराखंड देखिए या जो भी करिए। ना आपके पास प्रॉपर टॉयलेट्स होते हैं, ना आपके पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो सारी चीज़ों को डील करने के लिए, एंड मोर देन दैट आप कभी भी ये नहीं सोचना चाहते हैं कि आप जहाँ लोगों को बुलाना चाहते हैं ना, केदारनाथ, बद्रीनाथ या फिर ओम पर्वत, ये वो क्या ये जगह इतने ज़्यादा लोगों को डील करने लायक हैं? वो बहुत फ्रेजाइल इकोसिस्टम है। अगर आप उसकी हिस्ट्री देखें तो वहाँ पे कुछ लोग रहते थे, ट्राइबल्स भी जो रहते थे ना, कुछ लोग रहते थे। उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि वहाँ ना उतने पेड़ हैं, ना वहाँ उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया भी जा सकता है। अगर आप सोच रहे हैं ना वहाँ पे भी आप बहुत चौड़ी सड़क बना के पहुँचा देंगे लोगों को, वो गलती है, वो बेवकूफ़ाना चीज़ें हैं, और उसके री उस वही हम देखते हैं अक्सर, जिस तरह से लैंडस्लाइड्स हमारे यहाँ आ रहे हैं। जिस तरीके से लोग उसमें मारे जाते हैं उसके बाद, और इट्स अ नेवर एंडिंग स्टोरी। सो अनफॉर्चुनेटली ये chaotic सिचुएशन हर जगह से है। लोग भी नहीं सोचना चाहते, एडमिनिस्ट्रेशन भी नहीं सोचना चाहता, और एडमिनिस्ट्रेशन इसलिए नहीं सोचना चाहता क्योंकि उसे हम ही ने बनाया, हमारे लोग बैठे हैं, हम ही लोग बैठे हैं वहाँ पे भी। तो वो सोच का प्रॉब्लम हर जगह से है। तो कहीं न कहीं लोग इनिशिएटिव नहीं लेना चाहते हैं, पहाड़ी खुद अपने पहाड़ों को बचाने के लिए कोई इनिशिएटिव नहीं लेना चाहते हैं। और तो हम ऐसा क्या करें, आपके माध्यम से हम ये जानना चाहते हैं कि हर एक पहाड़ी या हर एक भारतीय ऐसा क्या करे जिस वजह से वो पर्यावरण को संरक्षित करने में मदद कर सकता है? किस तरह से हम अपनी धरती को रहने के लिए एक बेहतर जगह बना सकते हैं?
मैं तो वही बोल रहा हूँ, मैंने कहा ना, अपने प्लीज़ कॉमन सेंस को जो हमने ख़त्म कर दिया उसको यूज़ करना शुरू कर दिया हर कोई। तो हम मतलब किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। आप ये करो, सबको पता है कि कूड़ा नहीं फैलाना चाहिए, सबको पता है कि इंडिविजुअल के करने से भी चीज़ें होती हैं। अरे भई, आपके इंडिविजुअल करने से आपका घर साफ रहता है ना, तो आप इतना ही कर दो ढंग से, आप कूड़ा मैनेज कर दो। आप 10 तरह की चीज़ें रील्स में सर्च करते हो, हाउ टू क्रिएट दिस, हाउ टू डू दैट, यूट्यूब में 10 चीज़ें। आप ये क्यों नहीं एक बार सर्च कर ले रहे हो? हाउ टू सेग्रीगेट वेस्ट, आप ये क्यों नहीं सर्च कर ले रहे हो? हाउ टू रेज़ अ प्लांट, आप ये क्यों नहीं सर्च कर ले रहे हो कि व्हाट आर द नेटिव प्लांट्स, मतलब स्थानीय कौन से पेड़ हैं जो मुझे लगाने चाहिए? मतलब आई नो वी आर हर्ड एनिमल, तो हम बस भीड़ को फ़ॉलो करते हैं। लेकिन उस भीड़ में भी ज़रा अपनी वॉइस आदमी ने सुननी चाहिए, समझनी चाहिए। उसके लिए किसी विश्व गुरु की या किसी उसकी ज़रूरत नहीं है। एवरीबॉडी नोज़ क्या उसे क्या करना चाहिए। मतलब मैं नहीं बता सकता किसी को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एवरीबॉडी नोज़ उसको क्या करना चाहिए। बस हम उस सोच सोच से थोड़ा निकल जाएँ कि पर्यावरण संरक्षण या फिर कोई ऐसी जो चीज़ होती है, ये सबकी ज़िम्मेदारी होती है, एक चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि पर्यावरण संरक्षण जैसी चीज़ होती भी नहीं है। वो इसलिए क्योंकि आप पर्यावरण नहीं बचा सकते। आई मीन, कहने का मतलब ये है कि देखिए, जब हम इस दुनिया में नहीं थे तब डायनासोर्स थे। तब भी एक तरह का पर्यावरण था और उसमें डायनासोर्स रहते थे। फिर डायनासोर्स खत्म हो गए, फिर हम आ गए। मतलब क्या, बहुत से स्पीशीज़ आए, फिर हम आ गए। तो अभी एक तरह का पर्यावरण है जिसमें हम लोग रहते हैं। एक दिन रक्षिता, आप, मैं, हर कोई इस दुनिया से खत्म हो जाएगा और नई स्पीशीज़ आएगी या वो भी खत्म हो जाएगी। तो उस समय भी एक तरह का पर्यावरण रहेगा। तो देखिए, ऐसा पर्यावरण हमेशा रहेगा, किसी न किसी तरह का पर्यावरण रहेगा। अगर कोई नहीं रहेगा तो वो होंगे आप और मैं। तो ये जो पर्यावरण होता है ना, ये किसी और के लिए नहीं होता है, ये आपके खुद के लिए होता है। अगर आप टाइगर बचा रहे हो, अगर आप पानी बचा रहे हो, अगर आप किसी बर्ड को बचा रहे हो, किसी मछली को बचा रहे हो, ये बहुत सेल्फिश रीज़न है, हम अपने लिए बचा रहे हैं। तो लेकिन ये सेल्फिशनेस करने के लिए भी थोड़ा ईमानदारी करनी पड़ती है, हवा में नहीं हो जाता है। मतलब हमको समझना पड़ेगा कि पानी साफ रखने की ज़िम्मेदारी हर किसी की है और हर किसी का कंट्रीब्यूशन इम्पोर्टेंट है। एंड यूज़ योर कॉमन सेंस। लोगों ने वो बंद कर दिया है। हम बस एक ही चीज़ को ज़्यादा आजकल तवज्जो देते हैं, एक-दूसरे से नफ़रत करना किसी भी रीज़न से। तो प्यार करिए, एक-दूसरे से खूब मोहब्बत करिए और जितना भी समय इस धरती में इंसानियत को बचा हुआ है, उसको हमें एन्जॉय करना चाहिए। और मतलब और थोड़ा-सा ये अप्रोच ये भी रखना चाहिए कि पूरी दुनिया सिर्फ़ तुम्हारे मेरे लिए और इस इंसानों के लिए नहीं है, इसमें बहुत से और जीव भी हैं जिनका पूरा हक है इस दुनिया में बचे रहने और रहने के लिए। तो हमें 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 ये अप्रिशिएट करना पड़ेगा खुद के जीवन को, प्यार को, मोहब्बत को और पूरी दुनिया को। तभी जाके आई गेस हम शायद बच पाएँ। तो ये है। तो सर आप हमें बताएं, अगर कोई हरेला सोसाइटी ज्वाइन करना चाहता है तो वो किस हुँ। तरह से इसको ज्वाइन कर सकता है ताकि वो भागीदार बने पर्यावरण को कहीं ना कहीं बचाने में और हमारी धरती के लिए थोड़ा बहुत भी कंट्रीब्यूट करने में। हरेला से जुड़ने का ऐसा कुछ हमारा फंडा नहीं है। वैसे तो फॉर्मली तो ऐसा है कि अगर आप पिथौरागढ़ में हैं, तो आप कभी भी हमारी किसी एक्टिविटी में जुड़ जाइए और उसी समय यू बी अ पार्ट ऑफ हरेला सोसाइटी। हमारे कुछ नियम कायदे कानून जैसे तो क्या कहें, बट देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट वी एक्सपेक्ट कि अगर कोई जुड़ता है तो हम चाहते हैं कि वो एक प्लांट को अडॉप्ट करे। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे हमारा इससे एक थोड़ा-सा जो मैं कॉमन सेंस और सेंस की बात कर रहा हूँ, वो हम कैसे कोशिश करते हैं हरेला में ना खुद करने की। जैसे प्लांटेशन को लेकर ना, मुझे जैसे मैंने बोला, हम लोगों ने आंसर्स फॉर्मेलिटीज़ में ढूँढ लिए। तो हम प्लांटेशन ना फॉर्मेलिटी में नहीं करते हैं। हम कोशिश करते हैं हम एक पेड़ भी लगाए ना तो ढंग से लगे, प्रॉपर लगे। तो वी हैव अ प्रोग्राम कॉल्ड अडॉप्ट अ प्लांट, जिसमें आपको एक पेड़ अडॉप्ट करना पड़ता है और अपने घर में उसको लगाना पड़ता है, एक बड़े से ड्रम पे या एक बड़े से किसी वेसल के ऊपर, जो हम भी दे सकते हैं, आप खुद भी अरेंज कर सकते हो, पेड़ हम देते हैं। उसे 5 साल तक आप अपने घर में रेज़ करते हो और जब 5 साल बाद वो बड़ा हो जाता है, तो हम वो पेड़ आपसे वापस छीन लेते हैं। एंड व्हेन यू गिव अस दैट प्लांट, फिर हम उसको एक सही जगह पे एक एक जगह पे लगाते हैं। अब इससे फ़ायदा क्या होता है? इससे हमें 3-4 फ़ायदे होते हैं। एक, इससे मुझे इससे एक बाउंडेशन क्रिएट होता है, यू नो, 5 साल तक आपने उस पेड़ को देखा है। तो आप हमेशा मुझसे पूछोगे, "मनु, जो आप पेड़ लगे थे वो कैसा है?" या आप खुद आओगे उस पेड़ को देखने के लिए, क्योंकि 5 साल तक आपने वो बच्चा पाला हुआ है। दूसरा क्या होता है, वो बड़े पेड़ होते हैं तो उनको देखने की वैसे कम ज़रूरत होती है। आप उसको मतलब आप सिर्फ़ 6-7 महीने आप अगर आपने उनको ढंग से देखा तो दे बिकम बिग ट्रीज़ और वैसे ही बड़े होते हैं वो। तीसरा फ़ायदा ये होता है कि अगर आपके पास अगर 50, 60, 70, 100 अगर आपको ऐसे बड़े पेड़ मिल गए तो एक ही दिन में उस जगह पे वो जंगल बन जाता है। वैसे तो वो 5-6 साल की मेहनत है, लेकिन वो दिखने में ना ऐसा एक ही दिन में पूरा हरा हो जाता है।
तो ये होते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट फ़ायदा ये होता है कि मेरे को बड़ा फ़ायदा होता है क्योंकि मैं 5 साल तक उन लोगों से टच में रहता रहा हूँ, किसी भी बहाने वहाँ चाय-वाय पीने चले जाता हूँ, जस्ट टू सी द प्लांट्स कैसा ग्रो कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो ये आपको भी एक्सपेक्ट कि आप एक प्लांट अडॉप्ट करोगे, वी विल रेज़ इट और 5 साल बाद हम उसको किसी सिक्योर सी जगह में लगाएँगे। मतलब 1 साल तक हम उसको प्रॉपर देखते हैं कि वो कैसे है। तो हरेला में मतलब बात वही है कि हम चाहें तो हम भी 100 पेड़ लगा के बोलेंगे हमने इस हरेला में या आज प्लांटेशन ड्राइव पे 1000 पेड़ लगाने का रिकॉर्ड बनाया, बट द इम्पोर्टेंट थिंग इसमें से बचे कितने? तो वी मेक श्योर कि आपने एक पेड़ भी लगाया है तो वो बड़ा हो, प्रॉपर ग्रो करे और इट मेक सेंस। तो ये हम उम्मीद करते हैं इफ़ यू जॉइन हरेला पिथौरागढ़ में। बाकी अगर आप पिथौरागढ़ में नहीं हैं, कहीं पे भी आप हैं, तो यू कैन जॉइन अस थ्रू आवर हरेला सोसाइटी पेज और आवर व्हाट्सएप ग्रुप जहाँ पे हम पर्यावरण संरक्षण या खुद को कैसे बचाए रख सकते हैं बेहतर तरीके से, कैसे कॉमन सेंस यूज़ करके चीज़ें बेहतर कर सकते हैं, उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, बातचीत करते हैं। वो आप अपने हिसाब से जो जहाँ पे जैसे है, आप उसे अप्लाई कर सकते हैं, है ना? और आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती, आपको कुछ और डिटेल में जानना है, तो आप हमेशा डिस्कस कर सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल तरीके हैं। बाकी फ़ेसबुक में हमारा ऐसा कोई बहुत बड़ी ऑर्गेनाइज़ेशन कुछ है नहीं। फ़ेसबुक का एक पेज है जिसके थ्रू एनीबॉडी कैन नो अबाउट अस, जॉइन कर सकता है, देख सकता है। हम क्या हैं, हम क्या बकवास करते हैं या जो भी है। तो सर, खबर उत्तराखंड में जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और आपका हमें समय देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू रक्षिता सो मच। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ मनु रफाली। अगर आप भी पर्यावरण की तरफ अपना एक छोटा-सा योगदान देना चाहते हैं, तो आप भी हरेला सोसाइटी को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप देख रहे थे खबर उत्तराखंड। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, तो हमारे पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।